अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नाशपाती के बाग का उचित प्रबंधन करके पाएं अधिक पैदावार। पाली हाउस में झरबेरा फूलों की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। नाशपाती के बाग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर घाटी, तराई और भावर क्षेत्र में लगाए जाते हैं और जिन किसानों के पास इसके बाग हैं उनको अच्छी उपज के लिए इस समय कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे उन्हें बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आइए इस बारे में तकनीकी सलाह लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पीछे जो है नाशपाती की फसल है, इसमें अभी फल जो है वो आकार ले रहा है। ये अभी शुरुआती समय में है और अभी आकार बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसमें अभी इस समय किसान भाई ये कर सकते हैं कि पानी की कमी ना आने दे बाग में, ताकि उसके आकार को बढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो एक पूर्ण विकसित नाशपाती के पेड़ में 40 से 60 किलो गोबर खाद, 700 से 900 ग्राम यूरिया, 1400 से 1800 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वृक्ष की दर से डालना चाहिए, जिसमें गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा दिसंबर के महीने में डालें और यूरिया की आधी मात्रा फरवरी के शुरू में और बाकी की आधी मात्रा फल निकलने के बाद अप्रैल के महीने में डालनी चाहिए। उसके बाद जो है आप इस समय देख पा रहे हैं कि इस फसल में कुछ बीमारियां जैसे आ रही है, कुछ जैसे पाउडरी मिल्ड्यू सबसे जो मुख्य दिक्कत होती है नाशपाती के बाग में। किसान भाइयों, नाशपाती के वृक्षों पर पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे चूर्निल आसिता रोग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रकोप देखने में आता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखता है और इसका अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं। उसके बचाव के लिए किसान भाई जो सल्फेक्स का स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो बीमारी ना आए आगे। और अगर बीमारी आ चुकी है तो किसान भाई कैराथिन का स्प्रे जो है वो बाग में कर सकते हैं, जो कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें नाशपाती के बाग में मुख्यतः जो तेला चेपा और जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी, यही मुख्य कीट हैं। तेला चेपा के लिए क्यूनल फोस का स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और फ्रूट फ्लाई के लिए जो फल मक्खी है उसके लिए किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं। और उसकी जो बेट है फ्रूट फ्लाई ट्रैप की, वो किसान भाई
हर 1.5 महीने में चेंज करते रहें। किसान भाइयों, इसमें फल बनने के बाद एक समस्या आती है फल मक्खी की, जिसकी मादा फलों के ऊपर अंडे दे देती है। इन अंडों का विकास इन फलों के अंदर होता रहता है और यह अंडे बाद में फूटकर गिडार बन जाते हैं, जो फलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए आप बाग में फल पकने से पहले मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, जिससे आप इस मक्खी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और एक और जो मुख्य ध्यान रखने की बात है कि जब हम फल को तोड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पर डैमेज ना हुए। एक जो स्पर होता है वो 10 साल तक फल देगा, एक स्पर जो है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये बात ध्यान रखनी है कि स्पर को कोई भी हानि ना पहुंचे फल तोड़ते समय, तो ध्यान से फल तोड़ें। जो नाशपाती की जो वैरायटी है, पंजाब नख जो वैरायटी है, इससे किसान भाई 140 से 150 किलोग्राम फल तक 8 साल के पेड़ से ले सकते हैं। जैसे कि आप जो बाग देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये 8 साल का बाग है और इससे हम जो है फिलहाल 140 से 150 किलोग्राम प्रति पेड़ पंजाब नख वैरायटी से हम पैदावार ले रहे हैं। किसान भाइयों के लिए मुख्य सलाह अभी इसी समय के लिए यही है कि पानी का उचित प्रबंधन करें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है फंजीसाइड फफूंदनाशक है उसका एक स्प्रे कर दें ताकि आगे इसमें कोई बीमारियां ना आए। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। झरबेरा फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वहीं प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती उन्नत तरीके से करें। इसलिए अगर आप पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से करें उन्नत तरीके से खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। अगर हम झरबेरा की बात करें तो झरबेरा एक फूल का नाम है। इसको हम विंटर सीजन में तो ओपन फील्ड में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, परंतु कोई किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पर लगाना चाह रहा है तो ये आपका झरबेरा आपका पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में ही पॉसिबल है। इसमें किसान भाई अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली हाउस की तैयारी की। इसमें बेड की तैयारी करने का बहुत ही एक हमें देख के करना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपकी हाइट जो है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बेड की। उसके बाद आप इसका नीचे का बॉटम विड्थ है वो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका बेड का टॉप विड्थ है जो आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेड के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ड्रिप इरिगेशन बिछा के इसमें भी जो प्लांट की जो दूरी होती है वो 30 से 30 सेंटीमीटर होती है और कतार से कतार की दूरी भी 30 से 30 सेंटीमीटर होती है। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करते हुए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, आइए वो भी जानते हैं। फर्टिलाइज़र चूँकि हम सिंगल सुपर फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसमें 3 वीक तक हमको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वीक के बाद ही हमको फर्टिगेशन देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो, जैसे 19-19-19, 12-61, 13-45, 00-50, जो भी आपके पास हो, 18-18-18, उसको हम जो है वो फर्टिगेशन के थ्रू जो है आपका डेली इंटरवल बेस पे या फिर वीक में 2 बार हम इसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर डे आप पर प्लांट 700 ml जो वाटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट एक पौधे को होती है। तो हमको जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज हो उसके हिसाब से हमको पानी देना है। पर दिन में हमको 20 से 25 लीटर जो है अगर हम ड्रिप इरिगेशन चला दें तो वो पर्याप्त रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना चलाएं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो इसमें इन्फेक्शन जो है पौधों को ज़्यादा रहेगा। पौधों की अगर हम फूलों की बात करें तो 70 से 80% ह्यूमिडिटी अंदर होना चाहिए, ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और टेम्परेचर की
अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें वीडिंग की। वीडिंग अगर आपके वेट के ऊपर कुछ आ जाए तो हम हाथ के थ्रू करेंगे, कोई केमिकल का स्प्रे इसमें ना करें, लेवर के द्वारा इसको हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करवाएं। इससे क्या होगा, निंदाई गुड़ाई से आपके बेड पे जो है एरेशन भी अच्छा होगा और पौधों की जड़ों का में अच्छी उसमें हवा जाएगी। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में कीट और रोगों की पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब हम इसमें कुछ इंसेक्ट की बात करें। अब चूँकि हम ये पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं तो इसमें साइड में आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहता है, तो इसमें ज़्यादा बीमार कीड़ों की संभावना नहीं रहती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने से इनकी जो है ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें सफ़ेद मक्खी आती है जो क्या करती है, रस चूसक कीट है, आपके रस चूसती है पत्तियों का, फूलों का। तो इससे क्या होता है, आपके फूलों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है पौधों की। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई होती है, वो 1 ml दवा पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है, माइट के लिए भी ओमाइट नाम की एक दवा आती है, तो उसको 1 ml पर लीटर पानी में डाल के हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा होता है झरबेरा के पौधों में, तो उसके लिए नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करते हैं। नीम तेल के लिए हम 5 ml जो दवाई है पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और क्लोरोफाइस की जो मात्रा है वो 1 ml मात्रा पानी में डाल के जो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अब इसमें जो थ्रिप्स भी आता है, थ्रिप्स के लिए भी जो हम इमिडाक्लोपिड या थायोमिथाक्साम नाम की दवा होती है उसकी 1 ग्राम जो मात्रा है पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसमें बीमारियों की कुछ बात कर लें तो बीमारियों में जो है इसमें रूट रोड बीमारी आती है, तो उसके लिए भी हम कोई फंजिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बनडाजिम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। भभूतिया रोग के कारण झरबेरा की पत्तियों, फूलों पर सफेद और भूरा पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर होने से फूलों का उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ फूलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम बात कर ले तुड़ाई की। किसान भाई, इसमें तुड़ाई का बहुत ज़्यादा झरबेरा में महत्व है। हमको इसकी तुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फूल जब आपके लग गए हों तो फूल को हमें खींच लिया। इससे क्या होता है कि आपका कभी कभी पौधे की उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पौधों को हाथ से पकड़ लें और एक हाथ से पौधों को पकड़ें और हल्का सा गोल गोल घुमा लें, तो अपने आप जो फूल आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। और आपका फूल पूरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी उसकी जो है यही जो क्वालिटी रहती है, और तभी आपको वो फूल मार्केट में अच्छा बिकेगा। अब इसको अगर हमें दूरस्थ मार्केट में बेचना है तो सबसे पहले तोड़ के हमको फूल जो है एक बकेट में बाल्टी ले लें, उसमें पानी भरें आधा और उसमें फूलों को डालते जाएं। और उसमें क्या करना है, अगर हमें दूरस्थ मार्केट में भेजने हैं तो इसके फूलों पर सफ़ेद कलर की पन्नियाँ आती हैं, वो इसकी पन्नियाँ चढ़ा दें ताकि इसके फूल की क्वालिटी ख़राब ना हो। और इसके 8 से 10 स्टेम को रबर बैंड से बांध के जो है अच्छे से जो कार्टून होते हैं, गत्ते होते हैं, उसमें पैक करके हम दूरस्थ मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरीके से ये फूल जो है आपके 10 से 12 दिन तक ताज़े बने रहते हैं, ये मुरझाते हैं आपके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला की फसल अदरक किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। बस जरूरत है अदरक की खेती करते समय इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें और सही समय पर सही प्रबंधों को अपनाएं। तो आप किस प्रकार से करें अदरक की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक सीमा प्रधान से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से
कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो, और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, DAP 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी, क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नेत्रजन को उस समय नहीं डालें। बाकी जो हमारा उर्वरक है पोटास, DAP और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें, और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें। और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग 2 वैरायटी यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है, और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है, और यहीं उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि बेविस्टीन आती है और कार्बेंडाजिम आती है, प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें, उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है, तो खुला नहीं छोड़ें। रोपने के बाद उसमें नीम, ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलसीसर, जिला चुरू के किसान श्याम लाल ने। आप वर्षा जल के संग्रहण पर जानकारी चाहते हैं, तो श्याम लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
सबसे पहले मैं बता दूं कि वाटर रिचार्ज जिसको बोलते हैं जल पुनर्भरण, जैसे कि आप भूमिगत जल को पुनर्भरण कर सकते हैं या कोई भी जो पानी है आपका जो वेस्ट जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको अगर आप संचित करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके। अगर छोटे लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो एक काम होता है जिसको बोलते हैं सोख्ता निर्माण, जो आप देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास में काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग सोख्ता का निर्माण करते हैं। वो कैसे काम करता है एक्चुअली, वो जैसे मान लीजिए आपके पास हैंड पंप है या कहीं से भी पानी जो बहता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पानी छत के ऊपर से बह के आ रहा है या फिर नीचे ज़मीन का पानी बह के आ रहा है या किचन का पानी बह के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सोख्ता निर्माण करते हैं। सोख्ता निर्माण ऐसे होता है कि वो 1 मीटर जैसी उसकी चौड़ाई होती है और 7 से 10 फीट जैसी उसकी गहराई होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि उस लेयर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। पहला लेयर जो होता है उसमें हम बड़े बड़े ईंट के टुकड़े रखते हैं, उसमें गिट्टी रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेवल रखते हैं। ग्रेवल मतलब आपका जो बड़ा बड़ा जो बोलते हैं, जो पथरीला बोल्डर जैसे होते हैं, उसको रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेयर हम बालू का रखते हैं। इससे क्या होता है, जब भी पानी अगर आपका उससे बह के अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपका पानी साफ़ होता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ये नाली का गंदा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गंदा पानी होने से आपकी ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको वो ख़राब कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। उसके बाद एक और तरीका होता है जो हम अपने घरों में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि आप वर्षा जल संरक्षण होता है जिसको बोलते हैं रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत का जो पानी होता है उसको आप संचित कर सकते हैं। तो छत के पानी को कैसे संचित करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपका घर अगर छप्पर वाला है या फिर आपका छत वाला घर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पानी का एक मुहाना आप रखिए, आप उसका एक ही आउटलेट पॉइंट रखिए, उसको पाइप से जोड़ते हुए उसको सोख्ता में पहुंचाना है बस। और सोख्ता का बस वही विधि है, 3 लेयर हमें बनानी होती है, जिसमें ईंट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, गिट्टी होते हैं। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़े रखें, उसमें चारकोल भी रख सकते हैं, कोको पिट भी रख सकते हैं, नारियल का जो आप बोलते हैं कोको, वो रख सकते हैं। उसके बाद उसमें आप सैंड का एक लेयर, बालू का लेयर रख सकते हैं। सिंपली उसमें पाइप आपको अंदर की तरफ डालना है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत स्वच्छ जल होता है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना ले, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जो एक किसान अपना के अपने अगल बगल के वातावरण में पानी को संचित कर सकता है और अनावश्यक जल जमाव से भी बच सकता है। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।